माननीय अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय, 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 आज आपने 1 साल पूरे कर लिए। मैं अपनी दल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने इस 1 साल में माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा दृष्टि बनी रही। आपने पर्याप्त संरक्षण दिया, समय दिया, मगर मैं सोचता हूं उधर जो आपकी कुदृष्टि बननी चाहिए उसकी कमी रही। आने वाले वर्षों में उधर कुदृष्टि बना रहे और हमारी तरफ आपकी कृपा दृष्टि बने रहे, इसकी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष के रूप में, पीठासीन अधिकारी के रूप में यशस्वी और सफल आपका 1 साल कार्यकाल पूरा हुआ है। मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन की ओर से, व्यक्तिगत रूप से, सबकी ओर से आपको 1 साल पूरे करने में बहुत बहुत बधाई। आपके यशस्वी जीवन की कामना सबकी ओर से। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से आपको विधानसभा अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस सदन के 3 बार नेता रहे और आपने केंद्रीय मंत्री का दायित्व निभाया, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में दायित्व निभाया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में दायित्व का निर्वहन किया और आपने हमेशा सभी पदों को जिस तरीके से गरिमामय तरीके से आपने निर्वहन किया, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं। और आप लगातार हर दायित्व में हमारी इस छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा के लिए तत्पर रहे, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपके जैसे नेतृत्व के साथ में काम करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ और हमारे जैसे सैकड़ों विद्यार्थियों को सीखने का अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और उधर से भी हमारा नेता भी आपको बधाई दिया, मैं भी उसी में जोड़ के बहुत बधाई देता हूं। पहले उधर देखते थे तो बढ़िया मुस्कुराते थे, अब ऊपर से भी बढ़िया मुस्कुराते हो और सबको संभालने का काम करते हो। मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप में तो मेरा व्यक्तिगत उस दिन आपने डांट दिए लोग को, किसी का हवा ही नहीं निकले था। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आपके सफलतम कार्यकाल जो 1 साल रहा वो सब नई नई ऊंचाइयों को हासिल किया महोदय, और आपका सफलतम जो कार्यकाल हम सबको प्राप्त हुआ। इस कार्यकाल में सबके साथ न्याय हुआ। हमारा तो नारा ही यही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। उस नारा को आपने वहां बैठ के चरितार्थ किया। और जहां तक नेता प्रतिपक्ष जी ने कुदृष्टि की बात किया है, तो महोदय आप जिस आसंदी को शोभित कर रहे हैं वहां से आपके द्वारा तो जब यहां मुख्यमंत्री के तौर पे 3 कार्यकाल रहे, इसके बावजूद आपने कुदृष्टि नहीं लगाई, कुदृष्टि नहीं हुआ। तो आप तो कहना चाहिए कि आप ऐसे जगह में हैं और आप सबके सर्वमान्य, सर्वप्रिय, सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी हैं, और इसलिए सब में आप व्याप्त हैं। आपको इस अवसर पर यहाँ पे देख करके हम सब जो है आज प्रसन्नचित हैं। हम सब का सौभाग्य है कि आप इस आसंदी को ग्रहण करके यहाँ के शोभा बढ़ा रहे हैं। आपके जो कार्यकाल, इस कार्यकाल निश्चित ही और भी बड़ी ऊंचाई हम पहुंचेंगे। प्रदेश की विधानसभा को देश की विधानसभाओं में अग्रणी विधानसभा ले जाने को आपका जो प्रयास हो रहा है उसमें हम सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। अध्यक्ष महोदय जी, एक वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने पर और आपको बहुत बहुत बधाई। और हम क्योंकि पहली बार सदन में चुन के आए हैं और निश्चित रूप से सरकार में
लगातार 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ ने आपके मुख्यमंत्रित्व काल को भी देखा है और जिस तरीके से आपने उस समय विकास के अभूतपूर्व आयाम निश्चित किए, उसके भी पूरे न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि देश में उसकी प्रशंसा होती रही है। आज के इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, निश्चित तौर पे आपके एक बछर जो गुजरी से हम सब देखा था, जैसे कोई महतारी के 2 ठे बेटा रहते, एक ठे बेटा नौकरी पा जा रहे, एक ठे बेटा बेरोजगार रहते, कमजोर रहते, तो दोनों ओकर लिए बेटा समान रहते, लेकिन ओकर जो बाप के महतारी के माया कमजोर तरफ ज्यादा रहते। अब हम देखें एक बछर में आप तो 89 ला 1 बरोबर समझता जरूर, लेकिन आपके माया हम तरफ कमजोर तरफ ज्यादा रहते और वो मन पर जिस प्रकार से आप एक संतुलन बना के रखे हैं, ये काबिल तारीफ है। यही है आपके खासियत है और एकरे खातिर छत्तीसगढ़ सदन के पूरा देश में चर्चा होते, एक मैं आप लोग बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 1 साल पूरा होने पर आपको बहुत बहुत बधाई हो और आपके संरक्षण में हम जैसे विद्यार्थी को अच्छा से सीखने के लिए अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी 1 वर्ष होने पर। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सफलतम कार्यकाल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और नए विधायकों की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगी, जब सदन का पहला दिन था हम यहाँ आए थे और जब हमारे पहला जो हमारा क्वेश्चन लगा था, मुझे लगता है जिस तरीके से मैं नर्वस थी, सारे नए विधायक को कहीं ना कहीं थोड़ी सी नर्वसनेस रही होगी, लेकिन आपको आसंदी पर देकर और जिस तरीके से आपने हमें बोलने का अवसर दिया है, पिछले 1 सालों में जितने क्वेश्चन लगे, जो भी आपके साइड से हमें समझने को सुनने को मिला, तो निश्चित ही हम सबका उसमें आत्मविश्वास बढ़ा है और इसी तरह से आपका आशीर्वाद हम सब पर, आपका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे, यही शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपका कार्यकाल सराहनीय रहा, आप एक अच्छे हैं और जिस तरह आपका नाम है उसी तरह आप काम कर रहे हैं और सबको सहयोग देने से बहुत बहुत चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके 1 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर पूरे नए सदस्यों की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, शुभकामनाएं समर्पित करता हूं और ये उम्मीद है हम सभी नए सदस्यों की कि एक अभिभावक के रूप में आप हमें संरक्षण प्रदान करते रहेंगे ताकि ये विधानसभा संसदीय आकाश के नक्षत्र के रूप में स्थापित हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 साल के आपके अध्यक्षीय कार्यकाल पूर्ण होने पर मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जिस भी पद पर पद हासिल हुआ, पदस्थ हुए, उस पद का पहचान केवल और केवल छत्तीसगढ़ नहीं समूचे देश में आपने बनाए हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपके कार्यशैली में दलगत भावना नहीं रहा, इसके लिए भी मैं आप सभी का धन्यवाद। मैं खुद अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूं इस विधानसभा में अध्यक्ष के पद पे आसीन होने के लिए, क्योंकि इतनी जीवंत, इतनी अनुशासित और युवाओं से भरी हुई ये विधानसभा देश में अपनी प्रतिष्ठा और नाम को अर्जित कर रहा है। ये सिर्फ आप लोगों की वजह से है। इसमें अध्यक्ष की भूमिका आप अवसर ही नहीं देते और 1 साल ऐसा बीत गया, ऐसा लग रहा है कि मैं सचिव महोदय से बोल रहा था, लगा इसी हफ्ते में हम लोग विधानसभा में पहली बार आए थे। मैं धन्यवाद दूंगा। आज सभी माननीय सदस्यों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। माननीय अरुण साहू जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने अपनी बात रखी, उन्हें भी धन्यवाद। माननीय अजय चंद्राकर जी, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप जी, हमारे वरिष्ठ साथी मोहले जी, किरण देव जी, राम कुमार जी, गोमती साय जी, भावना वोरा जी, सुशांत शुक्ला जी, द्वारकाधीश और सभी सदस्यों को जो इस विधानसभा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और 1 साल के अंदर हमारे नए विधायकों में जो परिवर्तन आया है वो आश्चर्यजनक रूप से, मुझे लगता है इतना शानदार आपने परफॉर्मेंस किया, तो नए विधायकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। मंत्री जो पहली बार मंत्री बन के आए उनको मैं देख रहा हूं और उनके जवाब देने का तरीका देख रहा हूं, इतना अनुभवी तरीके से काम कर रहे हैं। तो पूरे सदन का जो वातावरण आप लोगों ने बना कर रखा है, अध्यक्ष की भूमिका बहुत कम रहती है, भूमिका आप सबकी रहती है। 90 आप हैं, मैं अकेला हूं, मगर आप उस एक को उतना महत्व देते हैं, इतना सम्मान करते हैं। मुझे लगता है कि ये कायम रहे और छत्तीसगढ़ को हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ विधानसभा की ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए आप सबकी भूमिका सतत जारी रहे। धन्यवाद। श्री धर्मजीत जी।
आप विशेष परिधान में आप आए हैं नए पहले वर्ष के पहले दिन, इसलिए आपको शुभकामना। अध्यक्ष महोदय, आज जो माननीय हमारे धर्मजीत जी का परिधान है, मुझे अपने कहते हैं मिथुन चक्रवर्ती की याद आ गई। अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगा कि आज फ्लोर पे कुछ रजत जयंती के अवसर कुछ परफॉर्म करने वाले। इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम है। भाई मिथुन चक्रवर्ती जी अभी चल फिर नहीं पा रहे हैं, पूरी तरह एक्टिव हैं, अंदर बाहर से एक्टिव हैं पूरे। हमारे ये ऋतिक रोशन है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, आज 1 साल हुआ है आपको अध्यक्ष बने। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं। आप 15 साल मुख्यमंत्री रहे। आपने विनम्रता, शालीनता, धैर्य, गंभीरता से आपने प्रदेश का नेतृत्व किया। आप अभी न पक्ष हैं न विपक्ष हैं। आप निष्पक्षता से निष्पक्ष की कुर्सी पर बैठ करके सदन को चला रहे हैं। आपके नेतृत्व में ये सदन पूरे हिंदुस्तान में उत्कृष्ट और उत्कृष्टतम स्तर पर होगा, और इसीलिए आज मैं आपके लिए सम्मान में ये कपड़ा पहन के आया हूँ। धन्यवाद। उतनी ठंड नहीं है, लेकिन अब क्या करें, कभी कभी सो भी करना पड़ता है अध्यक्ष जी। और आज पहला साल था तो आपको रिसीव भी किए। अब मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी आपसे ये पूछा हूँ कि कितने अशासकीय अस्पताल और कितने शासकीय अस्पताल सरकार के पास लिस्टेड हैं। आपने बताया कि 1129 प्राइवेट अस्पताल आपके पास लिस्ट में हैं। सरकारी को रजिस्टर होना जरूरी नहीं है, लेकिन इस प्रदेश में प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी होगा जहां बहुत बड़ी संख्या में मरीज भर्ती होते हैं। मेकाहारा में भी आग लग चुकी है और एक और अस्पताल में कुछ लोग जिंदा जल गए थे। मैं किसी व्यक्तिगत अस्पताल के बारे में आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि फायर ऑडिट जैसे गंभीर विषय पर विभाग को और प्रशासन को गंभीर होना चाहिए। मरीज जो बेचारा कोमा में है, जो वहाँ पर भर्ती है, जो चल फिर नहीं पाता है, आपके फायर सर्टिफिकेट के आधार पर वहाँ निश्चिंत होकर रहता है। अचानक आग लगने से वो न हट सकता, न भग सकता, और कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण वो बच नहीं सकता, जल जाता है। तो आपने ये कहा है कि 9 मीटर से 9 मीटर से अधिक ऐसे भवन जिसकी ऊंचाई 9 मीटर से अधिक हो, या जिसमें भूतल और ऊपरी 2 मंजिल हो, या 30 बिस्तर से अधिक वाले अस्पताल हो, जिसमें कोई क्रिटिकल केयर यूनिट हो, तो फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। इस प्रदेश में इस पैमाने पर कुल कितने अस्पताल हैं, उसमें कौन से सरकारी हैं और कौन से कितने संख्या में गैर सरकारी अस्पताल हैं, इस 9 मीटर के पैमाने पर जिस पर फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, उसकी आप संख्या बताने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में संशोधित जवाब हम लोगों ने दे दिया है, और शायद आप तक नहीं पहुंची होगी। सुबह सुबह ही देने का प्रावधान कुछ रहता है। मैंने इधर कहा था कि भेज देंगे, फिर भी उसको मैं पढ़ देता हूं। शोधित उत्तर में सबसे अच्छी बात है कि आपने 13 तारीख को निर्देश जारी किया, इसी महीने 12 तारीख की। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इतने जागरूक हैं। और ये उत्तर मुझे अभी यहाँ अध्यक्ष जी के बधाई के दौर में ही मुझे मिला। मैं तो पढ़ भी नहीं पाया हूँ, फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ। नहीं, 13 तारीख को नहीं, उससे पहले 20/11 को भी हमने आदेश जारी किए हैं। दोनों देखिए, इसी महीने में जारी किया है। हेड टेल दोनों देखिए, हमने इससे पहले 20/11 इसी महीने में जारी किया है। 13-12 को जारी हुआ है, 11वां तारीख को भी हुआ है, ये देख लीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने जारी किया है, नहीं क्या जारी किया है, कितनी संख्या में, ये पूछ रहा हूँ भाई अस्पतालों की। ये 9 मीटर वाले मापदंड में कितना है? 9 मीटर मापदंड 30 बेड जो हॉस्पिटल होगा उसकी संख्या बताइए ना। देखिए, एक्चुअल में ये फायर ऑडिट का है। आप पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे मसले को उठाया। ये फायर ऑडिट जो है पूरी तरह से गृह विभाग के अधीन में आता है, और फायर सेफ्टी का जो ऑडिट है गृह विभाग करता है। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि माननीय विष्णुदेव साय जी की जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है और सुशासन को कायम रखने के लिए अभी तक जो नर्सिंग होम एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन होते थे, उसमें रजिस्ट्रेशन से पहले
फायर सेफ्टी का एनओसी लगता था, उसको हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मंत्री जी, आप मुझे सिर्फ मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि इस 9 मीटर के मापदंड में सरकारी अस्पताल और गैर सरकारी अस्पताल कितने हैं जहां मरीज जाकर के इलाज कराते हैं और उसको फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है? विभाग कोई भी हो, अगर गृह विभाग का है तो ठीक है, हम गृह विभाग से भी प्रश्न लगा के पूछ लेंगे, परंतु अस्पताल तो आपका है ना। मेकाहारा में आग लगी तो बदनामी तो आपकी हो रही थी ना, विभाग की हो रही थी ना, कि मरीज बच गए ले दे के, अगर जल के मर जाते तो विभाग, ये विभाग वो विभाग से मतलब नहीं है। मरीजों की सुरक्षा, आग से बचाने के उपाय के बारे में पूरे सरकार का सामूहिक दायित्व है। आप मुझे बताइए कि कितने अस्पताल इस प्रदेश में हैं जो 9 मीटर के मापदंड के अंदर आते हैं और जिसको सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना जरूरी है? 9 मीटर ऊंचा 1129 ऐसे हॉस्पिटल हैं जो प्राइवेट हैं, उनको सबको फायर सेफ्टी के लिए कहा गया। और हमारी सरकारी हॉस्पिटलों में हमारे पास 35 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के भवन निर्माण किए गए हैं, हमारे पास 10 मेडिकल कॉलेज हैं, साथ ही 183 सीएचसी हैं, 5162 सब हेल्थ सेंटर हैं, 765 पीएचसी हैं, 7 जो है शहरी सीएचसी हैं। नहीं, इस प्रकार से पीएससी में देखिए मंत्री जी, 1 मिनट बैठिए। देखिए अध्यक्ष महोदय, पीएससी में 10 बेड से 15 बेड से ज्यादा होता नहीं। आपने लिखा है जिसमें 30 बेड होगा, जो 9 मीटर ऊंचा होगा, जिसमें भूतल होगा, ग्राउंड फ्लोर होगा और क्या क्या होगा, वो अस्पताल, ताकि उस अस्पताल के फायर सेफ्टी के बारे में मैं पूछ सकूं। मैं संख्या जानूंगा तब तो आगे प्रश्न पूछूंगा। अंदाज में बता दीजिए, पूछ के बता दीजिए। नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है, मैं सक्षम हूं। उसमें जो है हमने स्पष्ट कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग की अधिसूचना दिनांक 29 नवंबर 2022 के अनुसार ऐसे भवन, केवल हॉस्पिटल नहीं, कोई भी भवन जो 9 मीटर से अधिक ऊंचा हो और उसके डबल मंजिल वाला हो। अरे आप बाकी का छोड़िए, मैं तो अभी इसमें कोचिंग सेंटर का पूछ ही नहीं रहा हूं। प्राइवेट हमने बताया ना 1100। होटल का तो पूछ नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ अस्पताल का पूछ रहा हूं कि इस मापदंड में गृह विभाग के निर्देश पर हमारे प्रदेश में कितने अस्पताल आते हैं, उनकी संख्या बताइए। मैं नाम भी नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ आंकड़ा दे दीजिए कि 10, 20, 25, 50, 200, 500, 300, 150 जो भी होगा बताइए। तो कुछ तो आंकड़ा बताइए भाई, कि आपको यही मालूम होना चाहिए कि आपका कौन कौन सा अस्पताल फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए बहुत जरूरी है, तो उसका आंकड़ा होगा तब मैं आगे बात करूंगा। देखिए, ये मामला जो है हर साल हमारे सरकारी हॉस्पिटल है उसकी तो हम ऑडिट करते हैं। सरकारी जो 1129 हमने बताया वो सभी में फायर सेफ्टी अनिवार्य रूप से लगाए गए हैं, और ये हमारा विषय भी नहीं है, ये गृह विभाग का जो विभाग है वो फायर सेफ्टी ऑडिट करती है, उसमें हमको ऑडिट करने का अधिकार नहीं है। विषय क्यों नहीं है स्वास्थ्य विभाग का? आप अस्पताल को सर्टिफिकेट देते हैं, उस सर्टिफिकेट में अस्पताल की सेफ्टी, सिक्योरिटी और फायर से बचने के उपाय के जब तक प्रावधान नहीं होंगे, आप 1129 को सर्टिफिकेट दे कैसे दिए? और अगर आपने उसको सर्टिफिकेट दिया, लाइसेंस दिया, परमिट दिया, अनुमति दी, तो वहां की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी आपकी है। और इसलिए मैं पूछ रहा हूं, ये मामला कोई मैं किसी एक अस्पताल के को लेकर के नहीं पूछ रहा हूं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं, मैं बिल्कुल क्लीन चिट लेकर के अपना दिमाग रख के क्लीन पेपर सरीके आया हूं कि इस प्रदेश में 2 घटना हम देख चुके हैं। मेकाहारा में आग लगी, एक और अस्पताल में जिंदा जल के मरे। मैं किसी अस्पताल के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश के जितने भी अस्पताल हैं जहां आदमी असक्त होकर भर्ती होता है, आग लगने की घटना में वो भग भी नहीं सकता है, वैसी स्थिति में फायर सेफ्टी का क्या इंतजाम है और उसके लिए आपके अस्पतालों की संख्या क्या है, ये बता दें तो मैं एक प्रश्न और पूछ के अपनी बात खत्म कर लूंगा। वैसे फायर ऑडिट का हमारा विभाग का जिम्मा ही नहीं है, और
अध्यक्ष महोदय, तो मैं समझता हूँ ये प्रश्न को आपको एक्सेप्ट नहीं करना था, ये तो और गैर जिम्मेदार उत्तर है। ये प्रश्न को एक्सेप्ट नहीं करना था, एक्सेप्ट नहीं करना। अस्पताल खुला है, अस्पताल में फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं कि ये हमारे विभाग का जिम्मा नहीं है, तो इस प्रदेश के लोगों को मरने के लिए कर देना था, छोड़ा नहीं जा सकता अस्पताल में, और उसके लिए कौन जिम्मेदार है ये बताइए। हमारे प्रदेश के लगभग 2000 हॉस्पिटल हमारे खुद के हैं, इसलिए इस प्रश्न को स्वीकार करके और पूरे जिम्मेदारी के साथ हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें फायर सेफ्टी ऑडिट किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, और सरकारी 2000 अस्पताल तो है भी नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इसके दायरे में आता नहीं। 9 मीटर से ऊंचा कौन कौन सा अस्पताल है, 30 बेड से ज्यादा कहां पर है, निजी और शासकीय में बताइए। मरीज वहां भर्ती रहते हैं, आग लगेगी जल जाएंगे, मर जाएंगे, डीएनए टेस्ट करा करके बताना पड़ेगा कि ये इसके घर का है, ये इसके घर का है। इसलिए मैं चाहता हूं इसको आप संज्ञान में लीजिए और मुझे अस्पताल की संख्या बता दीजिए, तो मैं अगली बार दूसरा प्रश्न उपलब्ध करा देंगे, बाद में दूसरा प्रश्न आ जाएगा। ऐसा बोल दीजिए, तब भी मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, संख्या उपलब्ध करा, आप संख्या उपलब्ध करा देंगे। दूसरा जो संख्या आप उपलब्ध कराएंगे आपको मौका दूंगा। माननीय मंत्री जी, आप ये बताइए फायर ऑडिट करता कौन है, और 2000 रुपए में फायर ऑडिट का सर्टिफिकेट बाजार में बिक रहा है, आप उसको ट्रायल कभी कराए हैं क्या? अभी कोई अस्पताल में पिछले 2 महीने में कोई ट्रायल हुआ है क्या, मॉक ड्रिल हुआ है क्या? और इसका फायर ऑडिट कौन करता है, उसकी जांच पड़ताल कौन करते हैं, कौन कौन लोग रहते हैं, ये जरा बता दीजिए। देखिए, मैंने जवाब में स्पष्ट रूप से बताया है कि फायर ऑडिट का काम छत्तीसगढ़ में गृह विभाग करती है, और मुझे कंफर्म तो नहीं हो सकता है देश में भी करती हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में गृह विभाग करती है। और उत्तरदायित्व है भाई, गृह मंत्री जी हैं। फायर सेफ्टी ऑडिट का जो प्रमाण पत्र गृह विभाग से जारी होते हैं। और वैसे समझ गया, मंत्री जी के पास ये फायर ऑडिट के बारे में कोई सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर गृह मंत्री भी बैठे हैं अध्यक्ष महोदय। नहीं, हम अपने प्राइवेट, हमने सरकारी में करा रहा हूँ ना बात। माननीय स्वास्थ्य मंत्री, मेरे को आपकी काबिलियत पर कोई शंका नहीं है, लेकिन अब आप गृह मंत्री बोल दिए तो सामने में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी बैठे। मैं आपके माध्यम से इन दोनों ही विभाग के मंत्रियों से ये निवेदन भी कर रहा हूं, मांग भी कर रहा हूं, प्रश्न भी पूछ रहा हूं कि इस प्रदेश में अगले 2 महीने के अंदर सभी ऐसे अस्पताल जो आपके मापदंड 9 मीटर के ऊपर हैं, 30 बिस्तर जिसमें है, उसका फायर ऑडिट आपके सक्षम अधिकारियों से कराइएगा, और करा करके जिसका फायर ऑडिट में जो पास नहीं होता है उसको बंद कराइए, और जो फायर ऑडिट की व्यवस्था नहीं कर सकता है उस अस्पताल पर रोक लगाइए, और जहां फायर ऑडिट है उसकी जांच करा लीजिए। आप कराएंगे क्या गृह मंत्री जी? आप ही बोल दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण और लाजमी प्रश्न है। इस प्रश्न पर पिछले 5 वर्षों से तो शायद कुछ भी नहीं हुआ है, परंतु सदन के माध्यम से, माननीय सदस्य के माध्यम से ध्यानाकर्षण के उपरांत इस काम को जरूर किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, भैया प्रश्न नहीं, मैं हो जाएगा आपका। जानना चाह रही थी अध्यक्ष महोदय जी, किसमें आता है वो प्रश्नकाल में, किसमें आता है? प्रश्नकाल में प्रश्न करने देता। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने पूरक जानकारी दी है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने, नर्सिंग होम एक्ट में जो अस्पताल है, निजी अस्पताल, वो फायर सेफ्टी एक्ट के प्रावधान उसमें नहीं है। माने जितने निजी अस्पताल इन्होंने बताए हैं उसमें फायर सेफ्टी एक्ट का सर्टिफिकेट लेना या प्रावधान है या नहीं है, इसके लिए कोई प्रावधान नर्सिंग होम एक्ट में नहीं है, ऐसा उन्होंने उत्तर में कहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या उन निजी अस्पतालों को नर्सिंग होम फायर सेफ्टी एक्ट के में शामिल करने के लिए नर्सिंग एक्ट में प्रावधान करेंगे क्या, संशोधन करेंगे क्या, या प्रावधान करेंगे क्या? प्राइवेट नर्सिंग होम एक्ट में जो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए प्रमाण पत्र, जैसा कि माननीय सदस्य धर्मजीत सिंह जी ने चिंता की कि एक शब्द को उपयोग किया कि बाजारों में बिक रहे हैं, तो इसलिए हमने उसके पेचीदगी को दूर करने के लिए वो अनिवार्यता उसकी पहले एनओसी को खत्म किया है। लेकिन जो आपकी चिंता है
उसके अनुसार सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फायर ऑडिट का हम उनको जारी करेंगे कि वो स्वतः घोषणा करें कि उनके यहाँ पूरी व्यवस्था है। और जब हमारी तो एक्ट में संशोधन एक करना मिनट बोल पड़ेगा। लेता हूं, इसके बाद यदि उनके यहाँ व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो निश्चित रूप से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं तो माननीय अध्यक्ष जी, मैंने एक्ट में प्रावधान करेंगे क्या ये पूछा था। एकदम छोटा सा प्रश्न है कि आप संशोधन करके एक्ट में संशोधन करके निजी अस्पताल को भी उसके दायरे में लाएंगे क्या? पर्याप्त हो गया। राजेश मूणत जी, दूसरा प्रश्न। सम्मानीय अध्यक्ष जी, मेरा एक सीधा सीधा प्रश्न है। प्रश्न उल्टा कहाँ होता है, सीधा ही होता है। नहीं, इसलिए कि मंत्री जी ने इतना संक्षिप्त राजेश जी, बाकी लोग टेढ़ा प्रश्न कर रहे थे, इसका मतलब ठीक है, आप जारी करिए। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है 2 लाइन में दे के अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। हमर क्लिनिक हर मोहल्ले के अंदर स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार की दृष्टि से हमर क्लिनिक की स्थापना की गई। अब वह क्लिनिक अगर बना है तो बिल्डिंग और उसका सेटअप, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सीधा प्रश्न, खाली एक ही लाइन का। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया 15वां वित्त आयोग के अंदर पैसा मिलेगा, हमने भेजा। तो क्या 15 वित्त आयोग के भरोसे ही यह योजना चालू की थी क्या पूर्व सरकार ने? और इसके लिए सरकार की क्या स्थिति है? क्या इस योजना को चलाएंगे या योजना आएगा तो अधूरे क्लिनिक बने हुए पड़े रहेंगे? यह स्थिति स्पष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एकदम सही कहा कि पिछले समय में जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना की पीएचसी और सीएचसी से भी अलग हटकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य विस्तार के लिए योजना चलाई, और उसमें जो शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसमें हमर अस्पताल जो पीएचसी लेवल का और हमर क्लिनिक जो गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र होता है उस लेवल का भारत सरकार ने भेजा। यहाँ सिर्फ उसका नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर था, उसको केवल नाम चिपकाने के लिए पिछले सरकार ने हमर क्लिनिक और हमर अस्पताल का नाम दे दिया। और आपको आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि इसमें 15वां वित्त आयोग ने 21-22 में 338 करोड़ 79,44,000 रुपए प्रदेश में भेजा, और वित्त विभाग ने उस पैसे को अंतरित करने में जो विलंब किया उसके चलते दूसरी किस्त भारत सरकार ने जारी नहीं किया, और उसके लिए 7 करोड़ 23 लाख रुपए का उन्होंने जुर्माना लगाया। और जुर्माने की राशि पिछले समय में जिस कोड में जमा करना था, शीर्ष कोड 2049, उससे निकालकर उन्होंने 2210 में डाल दिया था। अब हमारी सरकार आने के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, जब समीक्षा लिया गया कि हॉस्पिटल क्यों नहीं बन रहे हैं, तो पता चला कि भारत सरकार से पैसे नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए हमने अपने एमडी एनएचएम को दिल्ली भेजा, ये 2 बार, एक बार मई में आखिरी में चुनाव के बाद और इसके बाद अगस्त में भेजे। तो पता चला कि जब तक वो फाइन नहीं पटाएंगे तब तक जो है वो राशि हमको नहीं मिलेगी। और अभी अनुपूरक में हमने उसका प्रावधान कराकर 723 करोड़ रुपए उस खाते में इस हफ्ते जमा हो जाएगा, और संभवतः भारत सरकार की दूसरी और तीसरी किस्त भी, एक मिनट हो जान दीजिए मेरा, दूसरी और तीसरी किस्त भी हमको जारी हो जाएगी। तो हमारी जो हमारा अस्पताल, जो माननीय सदस्य की चिंता है, ये जो अधूरे पड़े हैं पूरे प्रदेश में, ये 364 में 180 संचालित है और जो 184 बचे हैं उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह योजना प्रारंभ की तो इसमें राज्य सरकार का क्या योगदान है? क्या इसका सेटअप स्वीकृत है? वहां पर हमर क्लिनिक में कितने डॉक्टर रहेंगे, नर्स रहेगी, क्या रहेगा? क्या इसका कोई सेटअप स्वीकृत हुआ? दूसरा, यह केंद्र पोषित योजना है कि राज्य सरकार ने ज्वाइंट इस योजना को प्रारंभ किया, तो राज्य की क्या भूमिका इसके अंदर है, जरा यह भी स्पष्ट कर दें।
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस प्रकार ये सेटअप के बारे में पूछा है, तो हमर क्लिनिक में 5 प्रकार के मानव संसाधन होते हैं। इसमें पहला चिकित्सा अधिकारी होते हैं जो MBBS होते हैं सामान्यतः, एक MPW होते हैं जो पुरुष, एक स्टाफ नर्स जो होती हैं वो महिला, फिर जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट होते हैं, और 5वां एक कर्मचारी जो चतुर्थ श्रेणी के होते हैं। इस प्रकार से 5 मानव संसाधन होते हैं और ये कार्यक्रम पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित होते हैं और इनके सभी के सेटअप स्वीकृत हैं और जिनमें बिल्डिंग बन गए हैं उनमें संचालित हो रहे हैं और जिनमें अभी नहीं बने हैं बिल्डिंग बनने के बाद आखिरी प्रश्न कर लीजिए, कुछ करना है। अध्यक्ष जी, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर प्रश्न है और इसकी गंभीरता को समझते हुए मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत हमर क्लिनिक नाम रख दिया, रखने के बाद में सामुदायिक भवन के अंदर बिल्डिंग का रिनोवेशन करके खाली बोर्ड लगा करके चालू कर दिया। मेरे क्षेत्र की बात करता हूं, खाली रायपुर शहर की बात नहीं कर रहा हूं, पश्चिम विधानसभा की बात करता हूं। 17 भवन, उसमें से कुल 3 कंप्लीट हुए और वो भी कैसे किए? भवन नहीं बनाए, 25 लाख रुपया प्रति भवन के हिसाब से, क्या 25 लाख रुपए के अंदर भवन बन जाएगा? आपने सामुदायिक भवन के ऊपर खाली एलिवेशन बना दिया और एलिवेशन में बढ़िया एकदम फोटो वोटो चिपका दिया और उसके अंदर लिख दिया हमारा क्लिनिक। ना सेटअप है, ना स्टाफ है, ना दवाई है, तो आखिर में यह खाली नाम चमकाने के लिए पूर्व सरकार ने यह काम किया। क्या इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे? मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि आपने शहर की जनता को गुमराह करके हमारा क्लिनिक खोल दिया। चलिए, इनके विधानसभा का बता दीजिए। सर, प्रदेश का मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, आप एक स्थायी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि संदेश पूरे प्रदेश में जाना चाहिए। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है और लंबे समय से पिछले सरकार में ही केवल ये जो कह रहे हैं, ऐसी कई जगह बातें आई हैं कि सामुदायिक भवन को भी जो पैसे आए थे उससे रंग पोत दिए गए हैं, तो उसकी तो मैं निश्चित रूप से पूरी जांच कराऊंगा ही कि ऐसे कहाँ हो रहे हैं, परंतु यह स्वस्थ करता हूं मैं कि जल्द ही भारत सरकार से पैसे आएंगे और जो अधूरे काम है पूरे हो जाएंगे। अध्यक्ष मैं आपसे प्लीज सर, मेरा इतने निवेदन है, अध्यक्ष महोदय जी, एक पॉलिसी के लिए आग्रह कर रहा हूँ। चलो आग्रह कर लो। सिर्फ इतना निवेदन मेरा है कि अगर ये योजना आपने प्रारंभ की और अगर योजना के अंदर आपका बिल्डिंग का सेटअप नहीं होगा, अगर आप चाहते क्या है बता दें। मेरा इतना निवेदन है कि आप बिल्डिंग भी स्वीकृत करेंगे। बस चलिए, हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्डिंग स्वीकृत है 25 लाख रुपए की लागत से। पैसे आने 25 लाख रुपए में कौन सी बिल्डिंग बनती है मेरे भाई? उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनता। नहीं तो हमर क्लिनिक को उप स्वास्थ्य केंद्र ही रहेंगे। उतना ही है, क्या करेंगे? चलिए, एक आग्रह है महोदय, आग्रह हो गया। एक आग्रह बस छोटे से, एक सेकंड बोलो। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के जड़ मेन मितानिन मन होते उमन के 5 महीनों के पैसा नहीं मिले है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा इसमें शायद सदस्य महोदय को जानकारी नहीं है, अभी सत्र कल और चलेगा, आज पूछ कर आइएगा। अक्टूबर तक का हमने पेमेंट कर दिया है, किसी मुताबिक का भुगतान शेष नहीं। बोला राम जी, बढ़िया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को राजनांदगांव जिला चिकित्सालय, बोला राम जी, फिर आगे खड़े हो गए। पूरे प्रश्न बोला के पीछे क्यों पड़े रहते हो? बैठिए आप। कहाँ यहाँ प्रश्न करते हो? पूरा सेटिंग वाला मामला है आपका। तो आपका सेटिंग नहीं क्या? उधर से सेटिंग कर लो जल्दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को राजनांदगांव जिला चिकित्सालय में सामान खरीदी के बारे में पूछा था। उसमें माननीय मंत्री जी संलग्न सूची के परिशिष्ट 1 में जेम पोर्टल के क्रय की गई सामग्री उपकरण के बारे में 15 सामान के बारे में बताया है माननीय अध्यक्ष जी।
जो 1 लाख से कम में क्रय किया गया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वहां पर जो सीएमओएच के द्वारा 35 सामान का क्रय किया गया है और वो जो है 4 लाख 5 लाख से अधिक का जो है क्रय किया गया है, जिसका बिल वहां पर लगा नहीं है, तो माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित जुड़े मामले में भ्रष्टाचार किया गया है, उस अधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? मेरे पास पूरा ये दस्तावेज, बिल और उसका जो है नोट शीट चला हुआ है। अगर आप कहें तो मैं इसको प्रस्तुत कर दूंगा, आपके पास पटल पे रख दूंगा माननीय मंत्री जी। तो आप बताइए कि 1 लाख का क्रय करने वाला बिल यहाँ पर ऐड किया है, जो सदन को गुमराह किया है, आपको गुमराह किया है। ऐसे अधिकारी राजनांदगांव जिले में काबिज है? कृपया आप बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विभाग से लिखित में जानकारी आई है वो 15 सामानों का जेम पोर्टल में खरीदी हेतु विवरण आया है और जेम पोर्टल में 1 लाख तक की खरीदी का एनओसी नहीं लेना पड़ता है सीजीएमएससी से, और उनकी ये पूरी सूची है। अगर आप बोल रहे हैं, बहुत सीनियर विधायक हैं, अगर ऐसी कोई बात आपके संज्ञान में आया है तो निश्चित रूप से मुझे दे दीजिएगा, उसको मैं दिखवाऊंगा कि क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने 15 सामानों का जो है सूची यहाँ पर उपलब्ध कराए सदन में, लेकिन वहाँ पर जो है उपलब्ध दस्तावेज मेरे पास यहाँ पर है, जो आपके ये पूरा बिल और वाउचर उनके आदेश है, नोट शीट चलाया है। दूसरी बात क्या है कि माननीय मंत्री जी, आपको बताना चाहूँगा कि आपके द्वारा दिए गए उत्तर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को शासन द्वारा 1 लाख रुपये प्रति इंडियन का वित्तीय अधिकार आपने दिए हैं, लेकिन चिकित्सा अधिकारी द्वारा छुपाने एवं परिशिष्ट 1 में सिर्फ उन्हीं उपकरण की सूची उपलब्ध कराई है जो 1 लाख से कम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 नवंबर 24 को जेम पोर्टर से स्टेज इसको 912 रुपये की दर से 300 नोट खरीदी गई है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसका मूल्य जो है 2,73,600 रुपये है। उसी प्रकार जो है आर्टरी फोरम की 755 रुपये की दर से 300 नग, जिसका मूल्य जो है 2,26,500 उसकी खरीदी की गई है माननीय अध्यक्ष महोदय। आप पूरा दस्तावेज मंत्री जी को दे दें, उस जो आपको शंका है पूरा जांच करा लें। शंका नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस प्रकार के भ्रष्टाचार किया गया है, वो जांच करा लें और ऐसे अधिकारी सदन को गुमराह कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी तैयार हैं, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय, ये सूची मेरे पास है, नोट शीट है। भोलाराम जी जवाब सुन लीजिए, फिर आप प्रश्न करना। माननीय सदस्य महोदय, मैं जानता हूं, विधायक रहा हूं, विधायक बड़े मुश्किल से क्वेश्चन लगाते हैं और उनका फंसता है और वो जवाब चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आप अगर बोल रहे हैं कि उसमें गड़बड़ी हुई है, 1 लाख से ऊपर खरीदी हुआ है, तो ये माननीय विष्णु देव साय जी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है, इसकी जांच का आदेश देता हूं और जो भी गड़बड़ी होगा बहुत कार्रवाई करेंगे। चरणदास मान जी, हो गया, जांच का आदेश हो गया, और क्या चाहिए? मान जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय गृह मंत्री जी थे। साहेब बंदगी करके शुरू करो, दोनों साहेब के चेले हो। हाँ, साहब बंदगी करके शुरू करता हूँ। वो भी साहेब वाला है। और बेचारे वो मेरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि पिछले बार कुछ ज्यादा मैंने गलत सलत तो नहीं पूछा था, मगर कुछ ज्यादा हड़बड़वा दिया था उनको। मैं सीधे सीधे प्रश्न पे आता हूँ, उल्टा प्रश्न तो किसी ने नहीं किया है। माननीय मंत्री जी, आपने स्वीकार किया है कि ये प्रश्नकाल के अवधि में 1 जुलाई से 24 नवंबर तक 24 आम आदमी नागरिकों की मौत हुई है, ये आपने स्वीकार किया है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, इनमें से कितने जनप्रतिनिधि हैं, कितने बच्चे हैं, कितने आम नागरिक हैं? क्या उनके नाम, उम्र और पता दे पाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके यशस्वी कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण हुआ।
मेरी तरफ से हृदय से शुभकामनाएं। आपको तो देखकर, आप तो प्रेरणा स्रोत हैं हमारे, आपको देख करके राजनीतिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे कि कुदृष्टि इधर होनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आई बात माननीय अध्यक्ष महोदय कि चाहे वो कुदृष्टि हो, कुचक्र हो, कुविचार हो, कुसंस्कार हो, मतलब जिन जिन बातों का उनको ध्यान रहता है, इन सब बातों से आपका कहीं कोई नाता कभी रहा ही नहीं है। इतने वर्षों के संसदीय जीवन के उपरांत भी आपको न पहचान पाए, ये बड़ा अजीब विषय है, मेरे को ध्यान में आता है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के प्रश्न के पहले मैं एक विषय जरूर कहना चाहता हूं। नक्सलवाद के इस विषय पर दंश सारा समाज झेल रहा है, बड़े लंबे समय से झेल रहे हैं। 1995 में जब माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय अविभाजित मध्य प्रदेश के गृह मंत्री थे, तब भी यह विषय था, तब भी परेशानियां थी। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये जरूर बताना चाहता हूं, जानकारी देने में कोई परेशानी नहीं है, जानकारी बताने में कोई विषय नहीं है, बताना ही है, परंतु कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातों की का हिसाब करना पड़ेगा। और उसमें विशेष रूप से ये मैं कहना चाहता हूं कि जब 24 जुलाई को हम लोग फिर से बैठे थे माननीय अध्यक्ष महोदय यहीं पर, और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का प्रश्न था, उन्होंने एक बात कही थी कि मेरी शंका यह है कि नक्सली बताने के लिए पुलिस वाले भरमार बंदूक को ले जाते हैं, उसकी बॉडी के साथ भरमार बंदूक रख देते हैं, भरमार बंदूक जब्त हो जाता है और वह नक्सली हो जाता है। इस तरह का आरोप नेता प्रतिपक्ष जी ने जवानों पर लगाया था, सुरक्षा बलों पर लगाया था। उस दिन का वो दिन है और मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। आपने कहा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि यह सार्वजनिक बहस का विषय नहीं है। आप भी गृह मंत्री रहे हैं, इसे आप ज्यादा अच्छे से समझते हैं, ऐसा आपने कहा था माननीय अध्यक्ष महोदय। सेंसिटिव इश्यू है, ऐसा आपने कहा था माननीय अध्यक्ष महोदय। उसके उपरांत भी मैं आपको एक बात और स्मरण दिलाना चाहता हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, ये सारे वो उन प्रश्नों की सूची है मेरे हाथों में। बड़ा ही गजब संयोग है माननीय अध्यक्ष महोदय, कौन कौन नक्सली है, कौन कौन पकड़े गए, कौन कहां है, कौन सा बारूद असला किस माल खाने में रखा है, ये बारूद असला माल खाने में रखा है, ऐसे प्रश्न बार बार करके हम क्या बताना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात जरूर बताना चाहता हूं कि एक प्रश्न किया गया डॉक्टर रेणु जोगी जी के माध्यम से, जिसको 29 फरवरी 2020 को अग्राह्य किया गया। एक प्रश्न किया गया श्री धनेंद्र साहू जी के द्वारा, जिसको 15 फरवरी 2021 को नक्सली अध्यक्ष को अग्राह्य किया गया। कृपया बैठे। संदर्भ ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, इसी प्रश्न में केंद्रित रहिए। मैं बिल्कुल इसी प्रश्न पर आ रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दिया जाए। ये संदर्भ इसलिए है सच्चाई को सुन नहीं पा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उस समय अध्यक्ष की आजादी पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बैठे थे, और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जब अध्यक्ष बैठे थे तो ये सारी बातें संदर्भ की बैठिए। विजय जी, ध्यान रखें, आप उप मुख्यमंत्री हैं और सदन में आसंदी के द्वारा किसी निर्णय की चर्चा दोबारा डिबेट में नहीं होता, इसलिए उसका संदर्भ मत रखिए, इस प्रश्न तक केंद्रित रखिए। धन्यवाद। मैं बस एक अंतिम विषय इसमें कहकर अपनी बात, आपने जैसा मार्गदर्शन किया माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मतलब आपके द्वारा ही लगाया गया था, उसको भी अस्वीकार किया गया था। इस संदर्भ में एक और बात
मैं जरूर कहना चाहता हूं कि पिछले बार मैंने माननीय, अभी पुराना हिसाब दे देता हूं 24 जुलाई का वैसे आपको, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा दिए गए पूछे गए कुछ प्रश्नों का मैंने कहा था कि आपको जवाब मैं पहुंचवा दूंगा। तो सदन में कल चर्चा भी हुई कि इस सरकार में या विगत सरकार में कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं, जानकारी पहुंचाई ही नहीं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को यह जानकारी, उन्होंने 2 प्रश्न कहे थे जिसके संदर्भ में मैंने कहा था कि यह जानकारी आपको पहुंचा दी जाएगी और नियत समय में 25/11 को ये जानकारी 25/11/2024 को उनको पहुंचाई गई है। मैं सदन को भी इस बात को बताना चाहता हूं। चलिए अभी का जवाब ये जानकारी दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जानकारी मेरे पास है, इसको आप ले जाएं, इसको अपने साथ ले जाएं, इसी पढ़ के बता नहीं, इसमें सारी जानकारियां वैसे आपको लिखित में भी दी जा चुकी है माननीय नेता प्रतिपक्ष जी। और इसमें विशेष रूप से आम नागरिकों के संदर्भ में आपने कहा है, तो ये पूरी सूची है, कौन हुआ है, कैसे हुआ है, पिछली बार की आपकी जो चिंता थी, 24 जुलाई की आपके प्रश्न की चिंता थी कि किस तरह हुआ है, उसको भी इनकॉर्पोरेट करके ये पूरी जानकारी चलिए उपलब्ध करा देंगे। नहीं, उपलब्ध है हमारा माननीय अध्यक्ष महोदय, उपलब्ध किया गया है, दिया गया है। कहेंगे तो मैं पढ़ देता हूं। पर्याप्त हो गया, आप कहेंगे तो मैं पढ़ देता हूं। पर्याप्त हो गया, अब दूसरा प्रश्न आने दो। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आदेशानुसार मैंने साहब बंदगी करते हुए प्रश्न पूछा। बिल्कुल ठीक। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि माननीय मंत्री जी विचलित क्यों हैं। मैंने कुदृष्टि का अर्थ ये नहीं लगाया महाराज कि आपका कुदृष्टि होना चाहिए, सिर्फ इस बात के लिए कहा कि हमारी तरह आपकी कृपा दृष्टि रहती है। कभी कभी वो लोग बहुत गलत सलत जवाब देते हैं, यही नहीं इनके साथी लोग, तो उन पर आपकी कुदृष्टि होनी चाहिए। सबसे अभी का उदाहरण देता हूँ, 480 ग्राम का बोरा 580 ग्राम के बोरे की जगह काम में ला रहा है, 225 ग्राम किसानों को प्रति क्विंटल नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में आप कुदृष्टि रखें। चलिए संदर्भ में आ जाइए। मैं प्रश्न में आ जाता हूँ। संदर्भ में आइए। मैंने पूछा भी कुछ नहीं, वो जो लाए हो मुझे दे दें बस ठीक। अच्छा, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आपने 25/11 को जो मुझे प्रश्न भेजा था, उत्तर भेजा था, वो किसी आपका सिपाही मेरे बाहर सिपाही को दे के आ गया, मेरे को पहुंचाया, क्या मेरे ऑफिस को दिया, क्या आपके पास पावती है? इस बात की जानकारी तो आपको होनी चाहिए। मुझे जानकारी अभी तक नहीं मिली है, नहीं तो मैं और कुछ पूछता आपको और भूल जाने का प्रश्न करता। आपने मुझे कहा कि मैं पिछले बार शस्त्र के बरामदगी के बारे में मैंने कहा था आपको कि ये भरमार कहाँ से आते हैं। आपके अलावा मेरे ख्याल से सभी को चिंता होगी कि भरमार होता क्या है, कैसा होता है, क्या होता है, कितना लंबा होता है, कितने वजन का होता है, उसमें गोली चलती है कि नहीं चलती, बारूद ऊपर से डालते हैं कि नीचे से डालते हैं। मैं आज भी प्रश्न को दूसरे रूप में दोहरा रहा हूँ, आप प्रदेश में कितने भरमार हैं, एक बार आपके जो खाने में कौन सा खाना है, कहाँ जमा होता है, पूछ तो लो। आपने तो कहा था एक साथ चलते हैं बस्तर, आपने मेरे को भेजा नहीं सूचना कि बस्तर चलिए भरमार गिनेंगे। यदि आप भरमार गिनवा लिए हो, और आपने कहा है कि इसमें 21 भरमार, अभी भी कहा आपने कि जो नक्सली मारे गए हैं उनके पास 21 भरमार फिर जब्त हुए महाराज, आदरणीय अध्यक्ष जी, 21 भरमार फिर जब्त हुए। तो मैं इनको थोड़ी लगा रहा हूँ कि भरमार सप्लाई कर रहे हैं, मैं तो पुलिस वालों पर शंका व्यक्त कर रहा हूँ कि प्रतिपक्ष जी लंबा प्रश्न करने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। नहीं बना रहा हूँ, उत्तर इतना लंबा प्रश्न बहुत कम और उत्तर इतना लंबा आएगा। इतना लंबा रहता है कि उतना लंबा प्रश्न बनता है। पॉइंटेड प्रश्न कर लीजिए। मैं पॉइंटेड करता हूँ सर, वो थोड़ा सा विचलित हो रहे हैं। नहीं विचलित नहीं। अब मुझे मालूम है क्यों विचलित हो रहे हैं, आपको बता दूं जी।
ये 3 बजे रात तक वहाँ कवि सम्मेलन देख के आए हैं। अब कवि सम्मेलन सुन के आए हैं कि देख के आए हैं वो जाने, और इनको नींद पूरी नहीं हुई शायद इसलिए विचलित हो रहे हैं। अब उनका ध्यान वहाँ क्या था ये तो नहीं मालूम। ये भरमार का प्रश्न माननीय मंत्री जी, कोई गड़बड़ प्रश्न नहीं है। मैं भी था, मैं भी जानना चाहता था कि आखिर भरमार क्या है। चलिए एक दिन जांच कर ले, मुझे आपको फंसाने का कोई मतलब नहीं। हो गया माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पावती है जो प्रश्न नहीं किया उन्होंने, सलाह दिया है। अजय चंद्राकर जी। माननीय मंत्री जी, मेरा प्रश्न सलाह वाला नहीं है, ना भूमिका वाला है, सीधा वाला है एकदम, न राजेश मूणत जी तरह उल्टा वाला है। ये जो प्रश्नाधीन सड़क है उसमें मरकीराज से हिरोली कौन से डेकापारा तक कुल लागत कितनी थी, ठेका कितना था, खर्च कितना हुआ, भुगतान हुआ, कार्य से अधिक भुगतान हुआ, ये बताने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी के प्रश्न में जो सड़क है उसमें एक बीटी सड़क निर्माण मड़का मिरास से हिरोली तक 3.5 किलोमीटर का, और हिरोली हेल्थ सेंटर से हिरोली कैंप तक ये भी 3.5 किलोमीटर तक का ये हुआ है। 2 करोड़ 18 लाख का पहला है, 2 करोड़ 18 लाख 71 हजार का दूसरा है, और ये कार्य पूर्ण हुए हैं और इनका भुगतान भी पहले कार्य में 1 करोड़ 81 लाख 94 हजार, दूसरे कार्य में 1 करोड़ 73 लाख 88 हजार, ऐसा भुगतान भी इनका किया गया है। भुगतान माने कार्य कितना हुआ, कितने कार्य का भुगतान हुआ, और कार्य के जो माप बुक में दर्ज है कार्य जितना उससे अधिक का भुगतान हुआ है कि कम भुगतान हुआ? जो एस्टिमेशन था उससे कम का है, परंतु यह मूल लागत के 10% लगभग अधिक का टेंडर था। ये सरकार में टेंडर कितने का था, क्या था, ये नहीं पूछ रहा हूं। मान लो काम 100 रुपये का था, मैं ऐसा बता देता हूं, काम खत्म हो गया 110 रुपये में आपके हिसाब से, तो भुगतान कितना हुआ है 160-70 रुपया। मेरा ये कहना है कि कार्य कितने का हुआ और भुगतान कितने का हुआ, माप बुक में जो दर्ज है उससे ज्यादा का भुगतान हुआ है क्या? मैं आपको बताया तो शायद आप सुने नहीं। 2 करोड़ 18 लाख का 2 करोड़ 18 लाख 71 हजार पहला जो रोड है उसका ये लागत राशि थी, उसमें से 1 करोड़ 81 लाख 94 हजार का भुगतान ज्यादा नहीं हुआ है माप बुक से? माप बुक में जितना दर्ज है विभाग से ज्यादा भुगतान नहीं हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ तो वही रहा हूं आपको, मैं ये बता रहा हूं जितना भुगतान हुआ है। नहीं, 2 करोड़ 18 लाख 87 हजार। माननीय अध्यक्ष महोदय, एमडी में माप बुक में जितना कार्य दर्ज हुआ है उतना भुगतान हुआ है, उससे ज्यादा भुगतान हुआ है, मैं ये पूछ रहा हूं। कुल भुगतान कम हुआ है, कुल भुगतान कम हुआ है, ज्यादा भुगतान नहीं हुआ। हाँ ठीक। अच्छा ये बताइए, इस सड़क में क्या क्या शिकायतें प्राप्त हुई, किसने जांच की और उसमें क्या क्या गलती पाई गई, उस पर क्या कार्रवाई की? बराबर। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सड़क का विषय यह है कि ये जिला निर्माण समिति के माध्यम से बनवाया जाने वाला सड़क था। इसका विभाग से कोई लेन देन नहीं था, परंतु जिला निर्माण समिति अपने हिसाब से जिला स्तर पर विभाग का चयन कर लेती है। उन्होंने एक पीएमजीएसवाई के ई का चयन इस विषय पर किया। उसके उपरांत इस विषय पर एक ये आया माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक शिकायत आई माननीय अध्यक्ष महोदय, और उस शिकायत के आधार पर जांच करवाया गया। जांच में एसडीएम वगैरह और 5 ऐसे अधिकारी को मिलाकर के टीम बनाई गई, जांच कराया गया। जांच में 2 निर्णय दिए गए माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच के आधार पर कि जो ठेकेदार है उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए, और जो अधिकारी हैं इसमें जिन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया था उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसा जांच का प्रतिवेदन आया माननीय अध्यक्ष महोदय। नहीं, मैं क्या क्या शिकायत पाई गई कि मैंने किन किन, आपने उत्तर में लिखा है साहब? अब दिखाओ इसीलिए तो उसको पढ़ना है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ देता हूँ। नहीं, पढ़ना नहीं है। हाँ जी, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें उत्तर चाहिए मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि आप इस दिशा में थोड़ा और आगे बढ़े, जल्दी करें इस काम। मैं जो पूछ रहा हूँ उसमें उत्तर चाहिए। आपने ये विभाग का विषय नहीं है, निर्माण समिति का चंद्रशेखर जी, तुम्हारा दस्ता ऐसा हो गया, एकल बढ़े तो हमन की सरकार में तुम्हारे बढ़े चलत रही साहब है। हाँ ठीक है, मैं आपसे
एक लाइन जानना चाहता हूं कि क्या क्या अनियमितता पाई गई, उसमें किसके द्वारा जांच की गई, उस जांच पर क्या कार्रवाई की गई? मैंने आपसे बताया माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य महोदय से यह बताया है कि जिला स्तर पर 5 लोगों की टीम का निर्धारण किया गया, इंजीनियर थे, एसडीएम थे, और कार्रवाई क्या की गई? कार्रवाई क्या की गई? ये निष्कर्ष क्या लिखा है मंत्री जी? एसडीएम कमेटी ने निष्कर्ष बताइए ना, जांच का बता रहे निष्कर्ष लिख रहे हैं अंडा बटे पराठा। अरे 1 मिनट यार, टाइम नहीं है बकवास। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो जांच रिपोर्ट आई है उसके बाद से एक विषय ये हुआ है कि 2 करोड़ 1 लाख रुपया वसूली ठेकेदार से करने के लिए 3 जून 2024 को एक मिनट कहा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कहा कि भुगतान ज्यादा नहीं हुआ, तो जांच समिति किस बात का पैसा वसूल कर रही? आपने कहा एमबी के आधार पर भुगतान। नहीं, माननीय सदस्य महोदय, मैंने आपको बताया जो एमबी में लिखा था उसके आधार पर भुगतान। और उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इसमें एमबी के आधार पर भुगतान कम हुआ है, परंतु उसके आधार पर जो मान्य है सस्पेंड किया जाएगा। सब इंजीनियर सस्पेंड हो चुका है, एफआईआर का आदेश हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संरक्षण वाली कोई बात नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, बैठिए, नहीं आप भी बैठिए। देखिए, प्रश्नकाल में आप जो प्रश्न कर रहे हैं अपने मंत्री जी से कर रहे हैं और मंत्री जी आपको जवाब दे रहे हैं। इतने आवाज माइक लगा है इसलिए बहुत धीरे बोलने से सब सुन लेते हैं, इसलिए टोन नीचे करें। दोनों से आग्रह है और संसदीय तरीके से समझाने का प्रयास करें, इसलिए प्रश्न छोटा छोटा करें, आरोप प्रत्यारोप लगाने की जरूरत नहीं है, गिनती हो प्रश्न करके समाप्त करिए। बस 1 मिनट मुझे करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वही मैं आपसे बताना चाहता हूं कि तत्कालीन समय में नाम पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, एक नाम पढ़ा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पढ़ा जा सकता है, तो ठीक है। अब आप बता रहे हैं तो मैं पढ़ देता हूँ। अनिल राठौर जी थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनके विरुद्ध जांच किया जाएगा। दामोदर सिंह सिद्धार्थ थे, वो तत्कालीन कार्यपालन अभियंता थे वहां पर, उनको निलंबित करके विभागीय जांच करके जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। तारकेश्वर दीवान जो एसडीओ है थे वहां पर, उनको निलंबित करके विभागीय जांच की जाएगी। आरबी पटेल वहां सहायक अभियंता एसडीओ थे, निलंबित करके विभागीय जांच की जाएगी। एक उप अभियंता थे, दुर्भाग्य से उनका निधन हो गया, उनको छोड़ करके अरुण साहब, 1 मिनट साहब, आप बात क्यों नहीं पूरा भाई, इसीलिए बोल रहा हूं, मुझे ही बोलने दीजिए। रविकांत सारथी जी थे जो उप अभियंता थे, वो सब इंजीनियर थे, उनको निलंबित किया जा चुका है। ठेकेदार के विरुद्ध वसूली के जांच आदेश हो गए हैं, एफआईआर का आदेश हो गया है, ब्लैक लिस्ट पीडब्ल्यूडी में किया गया है और ब्लैक लिस्ट करके जिला स्तर पर भी काम को खत्म कर दिया गया है। चलिए, थैंक यू। अब एक लाइन आखिरी प्रश्न करिए। आखिरी प्रश्न आपको बता दूं, बहुत खड़े हो रहे थे, जिला कांग्रेस का अध्यक्ष है वो, आपका कारनामा है वो। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या उस ठेकेदार के पूरे काम की जांच करवाई जाएगी? निसंदेह करवाई जाएगी माननीय अध्यक्ष महोदय। उस जिले में करने वाले काम और अन्य कामों को भी जांच कराया जाएगा। और पिछले कार्यकाल में तरीके से आपको बहुत बहुत अजय जी धन्यवाद भी धीरे से देना चाहिए। श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े प्रश्न करेंगे, बहुत कम समय है, जल्दी करिए। श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी जी, कम समय है, छोटा प्रश्न कर लीजिए। मंत्री जी का जवाब आया है कि प्रश्न था कि सीमा समय बताना संभव नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी क्योंकि 146 पद स्वीकृत है, उसमें 13 पद भरे गए हैं, 133 पद रिक्त है, तो ताकि वो कब भरा जाएगा बता दें। 1 मिनट बोल दीजिए, 20 सेकंड बाकी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, किसी भी रिक्त पद को भरे जाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं रहती है, तो इसमें अपने जवाब में लिखा है, माननीय सदस्यगण ने जो पूछा है, इसमें समय सीमा बताया जाना असंभव है। चलिए, और कोई प्रश्न? नहीं, ताकि अगर सीमा बता देते तो बेरोजगार को मौका मिल जाता। आपका प्रश्न समाप्त।